Hello students, welcome in today's class. Today we are going to start with a very fresh, very new topic of electrostatics, that is electric flux. Students, इससे पहले जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो फोर्स के हो, चाहे वो फील्ड के हो, चाहे वो एनर्जी रिलेटेड हो, सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिसका कोई ना कोई बेस आपकी प्रीवियस क्लासेस जैसे 10th और 11th क्लास में था। चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, आपको एक रिलेटेबल चीजें पढ़ने को मिल रही थी। पर आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एकदम फ्रेश है, उसका कोई पुराना बेस नहीं है। सबको बराबर मौका मिलेगा ये सीखने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पिछली क्लासेस का कुछ पढ़ा हुआ यहां काम आ जाएगा। तो आई होप आप अपने पूरी कोशिश करेंगे, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की। हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, जब मैं कहता हूं फ्लक्स तो समझ लीजिए, फ्लक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्लो। इसका मतलब क्या है? फ्लो ऑफ समथिंग। तो आप सोचोगे सर ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फिर होगा फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि हम तो इस चैप्टर में चार्ज की पढ़ाई कर रहे हैं। तो याद करिए, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर तो चार्ज फ्लो होने वाला है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टॉपिक है उसका मतलब फ्लो तो है, पर किसका फ्लो है? चार्ज का नहीं, बल्कि फील्ड लाइंस का। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले आप समझ गए, फ्लक्स इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सम काइंड ऑफ फ्लो, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अब जल्दी से आगे बात शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि यार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको ऐसे डिफाइन किया था, पर यूनिट चार्ज फोर्स। अरे भाई, क्यों डिफाइन किया था पर यूनिट चार्ज फोर्स? ताकि स्टैंडर्डाइज कर सके कि भाई कहीं पे फील्ड अगर लिखी है 30 न्यूटन पर कूलम, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि पर कूलम 30 न्यूटन का फोर्स यहां पे है। तो कल को 2 कूलम पे पूछे तो कितना हो जाएगा? 60। 3 कूलम पे पूछे तो कितना हो जाएगा? 90। अच्छा, फिर एक और चीज हमने पढ़ी फील्ड लाइंस के बारे में। माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही फील्ड लाइंस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, पर उसको हमने इमेजिन किया है अपने लिए कुछ चीजें आसान बनाने के लिए। तो स्टूडेंट समझना आप लोग, मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि एक रूम है ए और एक रूम है बी। तो ए के अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ है यही मान लो 30, और बी के अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ है मान लो 50। तो आप क्या कहोगे कि सर बी में ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फील्ड है, तो फील्ड लाइंस पास पास होनी चाहिए। तो मान लो मैंने ए में फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनाई, तो बी में मैं कैसे बनाऊंगा फिर? सर अब आप इसको थोड़ा पास पास बनाना। तो मान लो आप ऐसे बनाओगे, फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर है, यहां पे कंपेरेटिवली थोड़ी पास पास है। क्योंकि हमें ही डिफाइन करना है, तो क्यों ना हम ई को भी अब ऐसे ही डिफाइन कर दें कि जैसे ये होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब से ई की एक नई डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस। क्या आ गई? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमें ही तो डिफाइन करना है। तो हम ये कह देंगे कि फील्ड लाइन भी आप ऐसे ही बनाओ कि अगर इसके अंदर फील्ड स्ट्रेंथ है कितनी? 30, तो आप एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस दिखा दोगे? बोलो 30। और यहां वही एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस दिखा दोगे? 50। तो दोनों ही काम हो गए ना स्टूडेंट्स। यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, तो फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक यूनिट एरिया में से 30 दिखानी है। जबकि यहां पे आपको कितनी दिखानी पड़ेगी? 50। तो अपने आप ही फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगी। यानी जितनी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक यूनिट एरिया में से उतनी ज्यादा पास कराओगे, और जितनी ज्यादा पास कराओगे इसका मतलब फील्ड लाइंस उतनी ही पास पास बनाओगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक नए तरीके से कैसे डिफाइन किया, दैट इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो एक यूनिट एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस मतलब पास पास, कम फील्ड लाइंस होगी तो दूर दूर होगी, अपने आप ही फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। फटाफट से लिखिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब मैं कह रहा हूं कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फ्लक्स के बारे में एक बात पहले जान लीजिए, इट इज डिफाइंड फॉर एन एरिया। इट इज डिफाइंड फॉर एन एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसे कहेंगे? कि अभी मान लो मैं कहता हूं इस रूम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पूरे बोर्ड में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो गई? भाई फील्ड लाइंस तो रूम में हर जगह है, पर खाली बोर्ड के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस निकल गई, उसे हम कहेंगे इस बोर्ड का फ्लक्स। यानी फ्लक्स जो है वो किसी ना किसी एरिया के लिए डिफाइन होता है स्टूडेंट।
तो आप बोलोगे सर ठीक है। अब दो बातें हैं यहाँ पे। पहली बात ये कि यार फील्ड लाइंस जो होती है उनमें डायरेक्शन होता है। में क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन। तो हम एक और चीज है ना, धीरे धीरे, क्योंकि ये क्या है, सब मनगढ़ंत थ्योरी है, ये हम सब इमेजिन कर रहे हैं, तो हमें कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ये उतनी सी बात है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे पॉजिटिव अगर फ्लो कैसा दिख रहा होगा आपको? आउटवर्ड। कैसा दिख रहा होगा स्टूडेंट्स? आउटवर्ड। और नेगेटिव अगर आपको फ्लो कैसा दिख रहा होगा स्टूडेंट्स? इनवर्ड। तो याद रखिए, अगर आउटवर्ड फ्लक्स दिख रहा है, अगर आपको फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही है तो आप उसको प्लस में रिपोर्ट करेंगे, और अगर अंदर जाती हुई दिख रही है तो आप उसको माइनस में। तो अगर मान लो मैं कहता हूं इस बोर्ड में फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही है अंदर, और मान लो ऐसी 700 लाइंस है, कितनी लाइंस है? मान लो 700, तो हम कहेंगे कि इस बोर्ड का फ्लक्स हो गया -70। क्या हो गया स्टूडेंट्स? -70। पर अगर वही फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही है, अच्छा 700 बोला था, सॉरी मैंने, तो -700। अब अगर बाहर आती हुई दिख रही है तो फ्लक्स क्या हो गया इस बोर्ड का? +700। यानी जब भी फील्ड लाइंस बाहर आती हुई हो प्लस में बोलोगे, अंदर जाती हुई हो तो माइनस में बोलोगे। ठीक है सर। अब मान लो मैं आपको कहता हूं कि इस रूम में फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 30। ध्यान से सुनना, कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स? 30। सब रूल्स हैं जो अपन बना रहे हैं। ठीक है सर, 30 फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी हर यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? कितनी फील्ड लाइंस पास होंगी? 30। मान लो मैं कहता हूं इस बोर्ड का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया है स्टूडेंट्स? 4 मीटर स्क्वायर, हाइपोथेटिकली। तो फिर इस बोर्ड का फ्लक्स कितना हो जाएगा? अरे सर, पर यूनिट एरिया 30 पास हो रही है ना, तो पूरे बोर्ड में से कितनी पास हो जानी चाहिए? क्योंकि 4 यूनिट का एरिया है तो 120। यही सोच रहे हो ना? यही आना चाहिए। तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो कि क्योंकि आप जैसे F निकालते थे तो F को आप QE बोलते थे? क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? QE। वैसे ही क्या फ्लक्स को अब हम EA बोल सकेंगे? हाँ बिल्कुल बोल सकेंगे। फ्लक्स को क्या बोल सकेंगे? बोलो, EA। क्योंकि यूनिट एरिया में से जो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है वो E है, तो Q पे फोर्स QE होगा। वैसे यूनिट एरिया से जो फील्ड लाइंस है वो E है, तो A में से कितनी होगी? E इंटू A। इससे आप इसकी यूनिट भी सोच लो। अब क्या यूनिट होनी चाहिए स्टूडेंट्स? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होनी चाहिए? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर क्या यूनिट होनी चाहिए स्टूडेंट्स? वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। यानी क्या यूनिट हो जानी चाहिए? वोल्ट मीटर। क्या यूनिट हो जानी चाहिए? वोल्ट मीटर। तो फील्ड लाइंस। अच्छा, अब जब आप ये डायग्राम्स देख रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फील्ड लाइन अंदर जाती हुई है या बाहर आती हुई है, क्योंकि ये तो दोनों ही है। भाई कोई भी ओपन एरिया में फील्ड लाइन एक तरफ से तो अंदर जाएगी तो दूसरी तरफ से तो बाहर ही आएगी ना। तो फिर मैं क्या कहूंगा, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। तो अगर ऑब्जर्वर इस तरफ है तो वो इसका फ्लक्स क्या रिपोर्ट करेगा? नेगेटिव, क्योंकि उसको इस एरिया में फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिख रही है। जबकि यहां यदि कोई ऑब्जर्वर है तो उसको वही फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिख रही है, तो वो उसी फ्लक्स को क्या रिपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव रिपोर्ट करेगा। तो आप बोलोगे सर अभी तक तो सब सही लग रहा है, फ्लक्स का मतलब समझ में आ गया। हाँ, ये एक इमेजिनरी चीज है, क्योंकि जैसे फील्ड लाइंस एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती वैसे ही फ्लक्स भी जो है एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। पर हमें यह समझना है कि फ्लक्स हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? किसी ना किसी एरिया के लिए डिफाइन होता है। फ्लक्स एक एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस जा रही है उसका हिसाब किताब हमें बताता है। बस अब एक लास्ट ट्विस्ट है कहानी में, वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये सारी इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से नोट्स के अंदर लिखो। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है? तो कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि सर आपने ऐसे कह दिया कि ये एरिया है, मान लो, है ना, कितना भी एरिया था, ये 4 यूनिट का था, और फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जाती हुई है, और फील्ड की स्ट्रेंथ आपने कह दी कि 30 है, तो यहां से रिपोर्ट करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा -120। सही कह रहा हूं स्टूडेंट्स? एरिया कितना था? 4 मीटर स्क्वायर हाइपोथेटिकली। तो ये हो जाएगा -120, और यहां से रिपोर्ट करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा? +120। तो हम पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि फ्लक्स माइनस कब है प्लस कब है, ये अब आप समझ गए। पर अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये एरिया है, फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी आपने कहा? 30, और ये एरिया कौन से प्लेन में था? XZ प्लेन में था। कौन से प्लेन में था स्टूडेंट्स?
XZ, और फील्ड लाइंस किस में थी बोलो, Y डायरेक्शन में। तो सारी फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास होती गई। अब मान लो मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, ध्यान से सुनना, कि ये एरिया को मैं अब ऐसे घुमा देता हूं, समझ रहे हो, अभी भी ये एरिया तो 4 मीटर स्क्वायर ही है, ये फील्ड लाइंस अभी भी वैसे की वैसी है। और अब अगर मैं आपको बोलूंगा इस एरिया में कितना फ्लक्स बना, तो आंसर पता है क्या होगा, 0। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, फील्ड तो अभी भी 30 J कैप ही है ना, वोल्ट पर मीटर, एरिया तो अभी भी 4 मीटर स्क्वायर ही है। तो अगर मैं 4 इंटू 30 मल्टीप्लाई करता हूं या करती हूं तो 120 तो आ रहा है, तो फिर तो फ्लक्स अभी भी 120 होना चाहिए। अब आप एकदम से फ्लक्स 0 क्यों कह रहे हो। तो स्टूडेंट्स, फ्लक्स का मतलब होता है कितनी फील्ड लाइंस उस एरिया में लिंक हो रही है, उसके अंदर से जा रही है। तो अब ये बोलोगे कि सर फील्ड लाइंस इतनी सारी है तो सही, पर उसके अंदर से तो नहीं गई ना, उसकी थिकनेस तो ना के बराबर है। एक रिंग इमेजिन कर सकते हो जो ऐसे है, तो फील्ड लाइंस बस पास से पैरेलल चली गई, पर उसमें से पास तो हुई ही नहीं। तो आप ये कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई, फील्ड लाइंस खूब है पर हमारे तो काम नहीं आई, है ना, जैसे बोलते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। तो अगर आप सी के या ओशन के बीचों बीच फंस गए बोट पे, और अब आप बोलो प्यास से मर जाओगे, नहीं मर जाओगे, तो आप बोलोगे सर आसपास तो इतना पानी है, फिर क्यों नहीं पी लेते वो पानी और जिंदा बच जाते। भाई वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस है वो इस एरिया के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो इसमें लिंक नहीं हो पाई। तो फ्लक्स का मतलब क्या हम ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, थोड़ा आप इसको सोफिस्टिकेटेड करते हैं, पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली, क्या वर्ड ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स हम, नॉर्मली, जो फील्ड लाइंस उसमें से लिंक हुई। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, अगर आपकी ये बात भी चलो हमने धीरे धीरे समझ ली, तो इस केस में तो फील्ड लाइंस लिंक नहीं होती और इस केस में होती है। तो अगर हम ऐसा एक रैंडम केस ले लें जहां पे फील्ड लाइंस कैसे है बोलो, एंगल पे है ना, और वो एंगल मान लो इसके नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे है वो फील्ड लाइंस, थीटा। आराम से सुनना, तो फिर मैं वही कहूंगा कि आप फील्ड के कंपोनेंट्स ले लीजिए। देखिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है। फील्ड लाइंस जैसी कोई चीज, ये एक इंटरप्रिटेशन है बस चीजों। तो E का जो कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा वो क्या आएगा, E cos थीटा, और जो कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल आएगा वो आएगा E sin थीटा। तो E cos थीटा तो एक्चुअली पास हो रहा है एरिया के अंदर से, और E sin थीटा पास नहीं हो रहा या फिर प्लेन के पैरेलल चला गया, तो ये तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और फ्लक्स में सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेगा, E cos थीटा। तो क्या अब इस फ्लक्स की डेफिनेशन को और ज्यादा रेलेवेंट बना दिया जाए कि ये प्रोडक्ट है किसका, E cos थीटा इंटू ए का। जहां हमने पिछली स्लाइड पे कहा था कि वो E इंटू ए है, उसको और जेनरिक बना लेते हैं और फ्लक्स किसके बराबर बोल देते हैं, बोलो, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। फ्लक्स किसके बराबर है, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो अब ये थीटा क्या है भाई, तो थीटा वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन के नॉर्मल के साथ बना रही है। किसके साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ। तो थीटा है एंगल दैट द फील्ड, समझना स्टूडेंट्स, मेक्स विथ द नॉर्मल टू द एरिया, विथ द नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां तक बात आप समझ गए। अब आपका जरूर मन कर रहा होगा सर ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट जैसा कुछ बना दो, तो बना लेते हैं इसको। अब से हम क्या लिख दिया करेंगे, ई डॉट ए, यानी ये कैसा प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब आई डोंट नो कितने लोगों को याद है 11th क्लास में हमने बताया था कि एरिया को अब से हम वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, जिसका डायरेक्शन हम हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर मानेंगे। भाई मान लीजिए जैसे ये एक एरिया है मेरे पास, ठीक है,
तो अब ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन हमें ये मानना है, क्योंकि प्लेन तो बहुत बड़ा है पर नॉर्मल तो उसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर का तो एक ही डायरेक्शन होना चाहिए ना भाई। तो अगर ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन ये, या फिर आप बोल सकते हो सर दो, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, नॉर्मल भी तो दो हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अब से एरिया को हम क्या मानेंगे, वेक्टर, क्या मानेंगे स्टूडेंट, वेक्टर whose direction is along outward normal। किसके along होगा स्टूडेंट्स? अब आउटवर्ड से क्या फायदा हो गया वो भी आपको बताता हूं। हमारा जो कन्वेंशन है ना कि फील्ड लाइंस बाहर आती हुई है, तो अब आप समझना, तो उसको पॉजिटिव लेना है और अंदर जाती हुई है तो उसको नेगेटिव लेना है। तो बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आ गई अब आपके सामने कि हम फ्लक्स को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मतलब है एरिया वेक्टर विच इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। अच्छा, इसमें कई बार आपके साथ ऐसे करेगा कि जानबूझ के आपको एंगल एरिया वेक्टर के साथ नहीं, एरिया के प्लेन के साथ बताएगा। जैसे अगर अभी वो बोल देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और वो प्लेन के एरिया के साथ एंगल बता रखा है आपको, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है। अब अगर उसने ये वाला एंगल बताया तो आप समझ जाइएगा, यानी वो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। इसको मान लो मैं एक बार के लिए फाई कह देता। अच्छा, फाई तो कह ही नहीं सकता क्योंकि फाई तो हमने किसके लिए यूज कर लिया ऑलरेडी, फ्लक्स के लिए। तो इसको मान लो मैं अल्फा कह देता हूं। तो अगर एरिया के प्लेन के साथ एंगल गिवन है, तो मान लो ये 30 डिग्री है, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको थीटा जो लेना है वो आपको 60 लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो ना और जल्दबाजी में थीटा को 30 पुट कर दो। अगर उसने कहा कि फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द एरिया, तो याद रहे फाई की वैल्यू आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी 60 लेनी होगी, क्योंकि हमारे पूरे इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो ई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है यानी नॉर्मल टू दी प्लेन है, वो फ्लक्स बना रहा है। तो थीटा एंगल है ई और एरिया के नॉर्मल के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ में आ गई सबको, क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, क्या डेफिनेशन है। अब एक लास्ट बात कर लेते हैं कि सर जब आपने नॉर्मल बोला तो आउटवर्ड नॉर्मल ही क्यों बोला। तो उसके लिए देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में? आप लोग देख रहे हो तो राइट टू लेफ्ट। कौन से डायरेक्शन में? राइट टू लेफ्ट। और इस नोटबुक को मैंने यहां रख दिया, तो मेरे लिए फील्ड लाइन इधर आती हुई है, मेरे लिए एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल इधर है, तो मैं E इंटू ए इंटू कॉस जीरो लिखूंगा। तो कॉस जीरो आ जाएगा 1, फ्लक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पर अब कहानी में चेंज, मैं इस तरफ आ जाता हूं, तो अब मेरे लिए एरिया वेक्टर ये हो गया स्टूडेंट्स, पर फील्ड तो अभी भी ऐसे जा रही है, तो फील्ड तो हो गई इस तरफ और एरिया हो गया इस तरफ, तो दोनों उल्टे वेक्टर्स हो गए, तो एंगल कितना हो गया? 180। तो जब मैं E इंटू ए इंटू कॉस 180 करूंगा तो मेरे लिए फ्लक्स अपने आप ही माइनस आ जाएगा। तो क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि फ्लक्स को मैं कैसे डिफाइन करूं, पॉजिटिव अगर आउटवर्ड फ्लो हो और नेगेटिव जब इनवर्ड फ्लो हो, इसलिए मैं एरिया को भी किसके अलोंग ले रहा हूं? आउटवर्ड नॉर्मल। समझ गए? तो थीटा अक्यूट है तो फील्ड लाइन बाहर आती हुई दिखेगी तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो फील्ड लाइन अंदर जाती हुई दिखेगी तो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। बहुत कुछ है सीखने को, फटाफट से लिख डालिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अ सरफेस एलिमेंट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेनेटिंग फ्रॉम द सरफेस। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आई में भी कंपोनेंट है, जे में भी और के में भी है, पर खबरदार एरिया का प्लेन ऐसा है उसका नॉर्मल किसके अलोंग दिख रहा है? बोलो 8 आई कैप। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आई में भी है, जे में भी है, के में भी है, तो कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फ्लक्स बना पाएगी स्टूडेंट्स? खाली आई कैप वाली। जे कैप वाली या के कैप वाली तो वेस्ट ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो एरिया के पैरेलल चली गई प्लेन के, तो वो फ्लक्स नहीं बना पाएगी। तो वरना आप ऐसे ही सोच लेते कि फ्लक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? ई डॉट ए। ई क्या लिख दोगे आप? सर हम लिख देंगे 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। और एरिया क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? 8 आई कैप। अच्छा, एरिया को हम कई बार एस से भी डिनोट करते हैं, ये बोलने के लिए सरफेस एरिया। तो
आप ये ध्यान में रखिएगा कि मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूं, कभी एरिया को मैं ए वेक्टर लिखूंगा तो कभी मैं एस वेक्टर लिखूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, तो फिर फ्लक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लक्स क्या आ जाएगा, 4 इंटू 8 दैट इज 32। अब आई कैप मत लिख देना, ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर। बाकी दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, 5 इंटू 0, तो बाकी आप खुद समझदार हो, जल्दी लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बात, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू अ स्क्वायर on a side whose plane is parallel to the yz plane। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये एक स्क्वायर है जो कि yz प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया भी yz प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में है, तो फिर एरिया वेक्टर भी आई कैप में हो गया, हाँ कि ना, कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर है, यानी ये साइड जो है ये कितनी हो गई स्टूडेंट, 0.1 मीटर, ये साइड भी कितनी हो गई, 0.1 मीटर, तो ये एरिया कितना हो गया, 0.01 आई कैप, बोलो हाँ कि ना। तो फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस 0, क्योंकि दोनों आई कैप में ही है, तो ये क्या आ जाएगा, 30 वोल्ट मीटर, जब आप इसको, अच्छा अब आप नेक्स्ट पार्ट की बात कर लो, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो अब कहानी में ट्विस्ट है, अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो एक्स में ही है, और अब इसका जो नॉर्मल है, यानी एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 60। तो क्या ये थीटा गिवन है या ये अल्फा गिवन है स्टूडेंट्स, ये सीधे सीधे थीटा ही गिवन है, क्योंकि उसने आपको एंगल नॉर्मल के साथ ही दिया। अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज होती कि यार एरिया का प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री बना रहा है, तो हम फिर क्या करते, 90 में से 60 माइनस करते, यानी 30 लेते थीटा की जगह। फिलहाल तो कहानी इजी है, बोलो फ्लक्स किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, फ्लक्स बराबर हो गया ई ए कॉस, बोलो 60, तो ई कितना है, ई है 3 इंटू 10⁻³ ए कितना है 0.01, कॉस 60 कितना हो गया 1/2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 15 वोल्ट मीटर। ठीक है, इजी है कहानी, मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा। एक नई चीज अब आपकी लाइफ में आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर इसकी इंपॉर्टेंस यही नहीं है, आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, बहुत कुछ है, और ये ऐसा नहीं है कि आज के आज ही आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, धीरे धीरे हम फ्लक्स के क्वेश्चंस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, तब आपको जो है ना पिक्चर और धुंधली से क्लियर होती जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज एकदम नया टॉपिक है, अपने आप को समय दीजिए, रिवाइज करिए, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, फटाफट कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रॉ द फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, ऑल्सो स्टेट द मैक्सिमम फ्लक्स दैट कैन पास थ्रू द ट्यूब। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम इस रॉड को इस क्यूब के अंदर से ले जाते हुए बाहर निकाल रहे हैं, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनाना है, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। मान लीजिए इस पे चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। तो इसके लिए आप कहोगे सर जब ये फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही है, हमें उसका ग्राफ बनाना है, चार्ज से हमें उसका रिश्ता चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा, वो बताता हूं क्या है, वो है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड व्हेन अ चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड। क्या है इसका मतलब, इसको हम लोग कई बार गॉस थ्योरम भी कहते हैं। कि गॉस थ्योरम क्या है, ये तो हमें पढ़ना है आने वाली क्लास में, अगली क्लास में, आज मैं आपको बस एक आइडिया देना चाह रहा हूं। क्या है वो आइडिया स्टूडेंट, समझना, मजा आएगा, ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। तो मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, क्या है स्टूडेंट्स, एक चार्ज क्यू। आज गॉस थ्योरम नहीं पढ़ रहे, आज गॉस थ्योरम का एक प्रिलिमिनरी आइडिया ले रहे हैं। क्या है स्टूडेंट्स, एक चार्ज क्यू है, और हमें अंदाजा लगाना है कि इससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है।
तो आप बोलोगे सर ये अंदाजा तो हम कई बार लगा चुके कि हम ऐसे फील्ड लाइंस बनाते ही हैं, है ना, ऐसे फील्ड लाइंस हम बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितनी बनाऊं, क्योंकि एक सिचुएशन ये भी है कि मान लो एक 1 माइक्रो कूलम की फील्ड लाइंस बनानी है, तो मान लो ऐसे बना दी, है ना। वैसे तो देखो ये गलत है, क्योंकि आप जब ऐसे फील्ड लाइंस बना रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे फील्ड नहीं है? फील्ड तो यहाँ भी है, फील्ड तो यहाँ भी है, तो फील्ड लाइंस तो पूरे रीजन में ही है। इसीलिए कई बार टीचर ऐसे बोलते हैं कि फील्ड लाइंस तो इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि फील्ड तो हर तरफ है किसी भी चार्ज के आसपास। हम अभी वो बात नहीं करें, हम अभी बात करें अपनी थ्योरी के हिसाब से, जो अपन ने अभी अभी बनाई है उसके हिसाब से कितनी है, समझना। मान लो अभी मैं कहता हूं ये 1 है, अब मेरे को कल को 3 की बनानी है। किसकी बनानी है? तो आप बोलोगे सर फील्ड लाइंस तो बनाओ, पर इस बार थोड़ी ज्यादा डेंसिटी के साथ बनाओ, थोड़ी ज्यादा बनाओ। बोलो हाँ कि ना। फील्ड लाइंस कैसे बनाओ बोलो? थोड़ी ज्यादा अमाउंट में। क्यों ज्यादा अमाउंट में बनाओ? यार 1 से जितनी लाइंस बनाई, 3 से तो उससे ज्यादा बनाओगे तभी तो पास पास होगी। हाइपोथेटिकली मान लो इससे आपने 10 लाइंस बनाई, तो इससे आपको कितनी बनानी चाहिए? 30। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया भी था प्रॉपर्टीज के टाइम पे कि फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना बड़ा चार्ज है उससे उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस दिखती है। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है, इस क्यू चार्ज का हमें अंदाजा लगाना है कि इससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है। तो हमने क्या किया? हमने एक काम किया जो हमने अभी अभी सीखा कि फ्लक्स तो किसी एरिया के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है स्टूडेंट्स? एरिया के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर लेते हुए, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसको सेंटर लेते हुए क्या बना लेते हैं, एक पेयर बना लेते हैं। क्यों कर रहे हो सर ऐसा? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज का वेरिएशन आता है, क्या आता है? वेरिएशन। तो हर बार कहानी इतनी ईजी नहीं रहती। जैसे अभी आपको मैंने कहा कि यार फ्लक्स E इंटू ए इंटू कॉस थीटा है, तो आपने कहा सर ठीक है समझ गया आपकी बात, पर कल को अभी एरिया की शेप ऐसी रही तो, कल को ऐसी शेप रही तो, और कल को फील्ड ऐसी रही तो फिर आप कैसे इसको इतना इजीली कर लेंगे? तो आप यही तो बोलोगे ना कि सर इस पूरे एरिया को एक साथ देखा नहीं जा सकता, इस पे एक छोटा पार्ट लेना पड़ेगा, ds या dA, है ना, उसका फ्लक्स लिखना पड़ेगा पहले, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको d बोलना पड़ेगा, E डॉट ds, और फिर टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर। यानी फ्लक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds करना पड़ेगा। यानी फ्लक्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सरफेस इंटीग्रल। तो जैसे होता था लाइन इंटीग्रल, आज आपकी लाइफ में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और टाइप का इंटीग्रल आ गया, जो कि क्या है? सरफेस इंटीग्रल। तो कई बार हम फ्लक्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल। अच्छा, इसमें भी अगर क्लोज्ड एरिया है, क्या है स्टूडेंट्स? क्लोज्ड एरिया। क्लोज्ड एरिया मतलब कोई ऐसा एरिया जिसको आप ऐसे मान लीजिए कि अगर उसमें पानी डाला आपने तो लीक ना हो। जैसे स्फेयर हो गया पूरा क्लोज्ड, सिलेंडर हो गया पूरा क्लोज्ड, तो हम उस केस में फ्लक्स को ऐसे भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। और अगर आप गौर से देखोगे तो इंटीग्रेशन साइन पे मैंने क्या लगा दिया, एक सर्कल लगा दिया, ये बताने के लिए कि ये क्या है, क्लोज्ड एरिया है। ओपन एरिया जैसे स्क्वायर है, वो तो ओपन एरिया है ना, स्क्वायर में पानी भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते। सर्कल में पानी भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते। पर क्लोज्ड एरिया जैसे स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यों बोल रहा हूं अभी सब समझ में आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया टास्क क्या है हमारे सामने। हमारे सामने टास्क है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस associated with a charge q, associated with a charge q। ठीक है, कॉपी करिए इतना, और फिर इस राज पे से पर्दा उठाते हैं कि किसी भी क्यू चार्ज से आखिरकार हमारी थ्योरी के हिसाब से कितनी फील्ड लाइंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पता करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक r रेडियस का स्फेयर। स्फेयर मानने से ये हो गया 3D में कि सारी फील्ड लाइंस कवर हो गई। अच्छा, अब कोई भी स्मॉल पार्ट ले लो, उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, आप लोग जानते ही हो नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर की तरफ है। तभी तो आप समझ रहे हो मैंने स्फेयर लिया। तो कैसा स्फेयर लिया मैंने? एक ऐसा स्फेयर जिसका सेंटर खुद चार्ज पे है। उससे फायदा ये हुआ कि ये थीटा 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है। अच्छा, ये जैकपॉट यहीं लगा
या यहां भी लग गया? सर ये जैकपॉट तो हर जगह ही लग गया, क्योंकि आप भी जानते हो जब ये डॉट हटता है तो बहुत परेशान करता है, क्योंकि डॉट हटते ही कॉस थीटा आता है और थीटा को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं फ्लक्स लिख रहा हूं इस पूरे एनक्लोज्ड एरिया के अंदर, तो वो हो जाएगा ई डॉट डीए या डीएस। मैं फिर कह रहा हूं, कभी मैं डीए लिखूंगा, कभी मैं डीएस लिखूंगा, ताकि आप दोनों से कंफर्टेबल रहें। तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा ई डीए कॉस जीरो। क्या होगा स्टूडेंट्स? ई डीए कॉस जीरो। अब सवाल ये उठता है कि ई क्या इस पूरे स्फेयर पे यूनिफॉर्म है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ई क्या होता है, आर डिस्टेंस जाते हैं तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। तभी तो मैंने स्फेयर लिया, ताकि मेरे दोनों काम हो जाए। एक तो थीटा तो जीरो मैनेज हो ही गया, प्लस पूरे स्फेयर पे ई की स्ट्रेंथ सेम है। कल को अभी क्यूबॉइड लेता, क्यूब लेता, अभी आप अपने रूम को क्यूब मान लो, सेंटर से क्या क्यूब के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर स्फेयर ले लोगे तो है। अच्छा सर्कल तो बोल भी मत देना इसको, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? स्फेयर है। तो ई की जगह क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और डीए, डीए को डीए रहने दो। तो फिर फ्लक्स कितना आ गया स्टूडेंट्स, बोलो? फ्लक्स आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया। डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए, और ए क्या है स्फेयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी फ्लक्स क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली रास्ते से पर्दा उठ चुका है। फ्लक्स क्या आ गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी Q चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है? आंसर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या ये बात सबको समझ में आ गया? कि तो आप बोलोगे सर ये स्फेयर तो आपने इमेजिन किया था, ये तो क्यू की फील्ड लाइंस है। कल को आप स्फेयर की जगह क्यूब इमेजिन कर लेते तो आंसर अलग आता क्या? नहीं। कोई भी चीज से, मान लो कोई लाइट सोर्स है, उससे कितनी रोशनी निकलेगी, ये तो उस सोर्स पे डिपेंडेंट है ना, इस बात पे थोड़ी कि रूम क्या है। इस चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी, ये तो ये चार्ज डिसाइड करेगा ना, ये सरफेस थोड़ी करेगा। तो आप बोलोगे सर सरफेस कर तो रही है, एरिया भी तो आ रहा है इसमें। अरे यार मान लो अब आपने कहा कि नहीं मैं तो बड़ा स्फेयर ले लेता। अरे क्या ले लेता बोलो? बड़ा स्फेयर। तो बड़ा स्फेयर ले लेते तो एरिया तो बढ़ जाता। अरे एरिया बढ़ जाता तो फील्ड फिर कम भी तो हो जाती। मान लो आप इसका रेडियस डबल कर देते, जो नया स्फेयर है वो डबल रेडियस का है, तो एरिया कितने टाइम्स हो जाता बोलो स्टूडेंट्स? तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप बोलोगे सर एरिया 4 टाइम्स हो जाता रेडियस डबल करते। अच्छा फील्ड क्या हो जाती बोलो? फील्ड हो जाती 1/4 टाइम्स। तो अगर एरिया 4 टाइम्स हो जाए और फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाए, तो बात तो वहीं पहुंच गई ना। यानी फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया पे। हाँ इंटेंसिटी करती है। अगर आप उसी लाइट सोर्स को छोटे रूम में लगाओगे तो वो ज्यादा इंटेंसिटी देगा, हर यूनिट एरिया पे ज्यादा रोशनी पहुंचेगी, पर टोटल रोशनी तो उतनी होगी। बड़ा रूम होगा तो वो ज्यादा एरिया में डिवाइड होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर टोटल लाइट, टोटल ल्यूमिनोसिटी तो उतनी होगी ना। वैसा ही कुछ सीन है। ये फ्लक्स किस पे डिपेंड नहीं करता? ये फ्लक्स, मैं सारी बातें है ना जैसे जैसे बोलते आ रहा हूं ऐड करते जा रहा हूं यहां, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। इस पे डिपेंड नहीं कर रहा स्टूडेंट्स शेप और साइज ऑफ सरफेस। ये तो बस एक जरिया था इस टोटल फ्लक्स क्यू चार्ज के को निकालने के लिए। दूसरी बात, अगर क्यू पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव है, अगर क्यू नेगेटिव है फ्लक्स नेगेटिव है। अगर मीडियम चेंज है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, तो फील्ड कम हो जाएगी, तो फील्ड लाइंस भी कम हो जाएगी। अब लास्ट बात वो क्या है कि किसी भी क्लोज्ड एरिया के लिए, चलो पहले पहले मैं एक काम करता हूं, एक नए सिरे से आपको वो बात समझाता हूं। पहले आप ये सारी चीजें लिख लो, क्या हेडिंग डाल के? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद अ चार्ज क्यू। ठीक है, तो अब आपने अगर ये समझ लिया तो मैं अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। वो क्या है कि मान लो, है ना, अपन कोई शेप ले लेते हैं। मान लो अपन ले लेते हैं एक, लेट्स से क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं स्टूडेंट? एक बना लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने क्यूब बना लिया, समझना ये क्यूब।
है, ये क्यूब हो गया। अब हमें यहाँ पे एक चार्ज दिख रहा है Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। फिर एक और चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ क्यूब के अंदर 2 माइक्रोकूलम, फिर एक और चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम, और एक और चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे -1 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज बाहर रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस इस एनक्लोज्ड एरिया के कुछ इस तरीके से अरेंज है कि ये 4 चार्जेस तो अंदर है क्यूब के और एक अकेला चार्ज बाहर है। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये 1 माइक्रोकूलम है, इससे कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, और अब हमने सीख ही लिया है कि कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी 10⁻⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन, यानी 1 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस बाहर निकलेंगी। सही है, बाहर निकलेंगी ना, बिल्कुल। अच्छा, तो सारी होंगी, सबका हिसाब ये है। अच्छा, 2 माइक्रोकूलम वाले से स्टूडेंट्स कितनी बाहर निकलेगी? आप बोलोगे सर उससे 2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 3 वाले से कितने निकलेगी स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे सर उससे 3 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगी। अच्छा, 1 वाले की वजह से सर वो अब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट अंदर आ जाएगी, तो आप उसको माइनस में लिख देना क्योंकि वो अंदर आती हुई दिख रही है। तो इस क्यूब में से टोटल फील्ड लाइंस कितनी आ रही है, टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है? तो 1 बाहर, 2 बाहर और 5 बाहर, यानी 1 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, सॉरी मैंने 5 बोल दिया था, फिर 3 माइक्रोकूलम बाहर आती हुई और 1 माइक्रोकूलम अंदर जाती हुई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ रहा है सर 5 माइक्रोकूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे सर यहां तो अकेला एक चार्ज पड़ा, उसको तो आप भूल ही गए क्या? उसकी फील्ड लाइंस नहीं है क्या इस रूम में? मान लो उसकी फील्ड लाइंस मैं येलो कलर से दिखाता हूं, तो उसकी फील्ड लाइंस भी तो है इस रूम में, उसको क्यों नहीं जोड़ा गया? क्या उसकी फील्ड नहीं है? बिल्कुल है। तो अब समझना उसको क्यों नहीं जोड़ा गया, क्योंकि उसकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी, जब वो एंटर करेगी रूम में तो वो माइनस में कुछ कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि वो अंदर आती हुई दिख रही है। फिर जब वो ही फील्ड लाइन एग्जिट करेगी तो फिर वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी? प्लस में। तो उसकी हर फील्ड लाइन क्योंकि एक बार एंटर होके एक बार एग्जिट हो रही है, तो नेट कंट्रीब्यूशन उसकी वजह से कितना हो जाएगा? 0। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी फील्ड यहां पे नहीं है, बिल्कुल है, फील्ड है पर फ्लक्स नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन ही कुछ ऐसा है कि बाहर आती हुई दिखेगी फील्ड लाइन तो पॉजिटिव, अंदर आती हुई दिखेगी तो नेगेटिव, तो नेट जोड़ के क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0 हो गया। तो 0 हो गया इसलिए फ्लक्स 0 हो गया। आप समझ रहे हो क्यों हुआ? तो इनकी वजह से ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनकी वजह से या तो सारी फील्ड लाइंस बाहर ही आ रही है या सारी अंदर ही जा रही है। इसलिए क्या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गॉस थ्योरम। कि किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स किसके बराबर होता है? सिग्मा चार्ज एनक्लोज, जितना भी एनक्लोज चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये बात, अभी समझ जाओगे क्यों, कैसे ये हमारे इतना काम आने वाली है। तो किसी भी एनक्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं और उस न्यूमेरिकल पे वापस चलते हैं। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको लगता है एकदम से कि ये सब क्या हो रहा है, आदत पड़ जाएगी, समझ आ जाएगा, पेशेंस रखना होगा, खुद पे भरोसा रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बात फटाफट से कर लेते हैं कि ड्रॉ द फ्लक्स वर्सेस टाइम, इसको इसमें से पास करवा रहे हैं। तो अगर मान लो हम यहां पे t0 बोल देते हैं और इस रॉड को हम पास करवा रहे हैं, इस रॉड की लेंथ क्या है स्टूडेंट्स? TA है, टी है, TA है। तो अभी ये t इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कब तक फ्लक्स नहीं आएगा इसके अंदर। तो मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज कितना है? Q, और वो Q किसके बराबर होगा? लैम्डा इंटू 3 है। लेट्स सपोज कि इस पूरी रॉड पे चार्ज क्या है? Q,
और वो किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लक्स वर्सेस टाइम हमें बनाना है, तो 0 से हमने स्टार्ट किया इसको चलाना, जब तक ये वाला एंड यहां नहीं आ जाता। ये वाला एंड यहां कब आएगा, जब 2a डिस्टेंस चलेगा। 2a डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा, v स्पीड से 2a बाई वी, तब तक तो फ्लक्स है ही नहीं। क्यों नहीं है सर फ्लक्स, क्योंकि तब तक तो चार्ज एनक्लोज हुआ ही नहीं। फिर ये रॉड अंदर चली गई, और अंदर चली गई, सोचना, आप खुद सोचना कैसा बनेगा ग्राफ। तो ये फ्लक्स बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक ये वाला एंड यहां नहीं पहुंच जाता, यानी a डिस्टेंस और नहीं चल जाता। यानी कितने टाइम तक, बोलो 3a बाई वी। अच्छा, उस समय फ्लक्स अपना पीक पकड़ लेगा, और वो पीक भी कितना होगा, तो अगर आप रॉड को ऐसे चला रहे हो, रॉड की टोटल लेंथ है 3a, तो फिर ज्यादा से ज्यादा जो अंदर इनक्लोज हो पाएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो, तो वो होगा क्यूब बाय 3। क्योंकि जब पूरी रॉड भी अंदर चली जाएगी तो सिर्फ 1/3 रॉड ही क्यूब के अंदर हो सकती है, क्योंकि रॉड का टोटल लेंथ कितना है 3a और क्यूब का लेंथ कितना है 1a। उसके बाद थोड़ी देर तक फ्लक्स बढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये रॉड बाहर निकल रही है, उधर से वापस उतनी रॉड अंदर जा रही है। यानी इस एंड के यहां पहुंचने के बाद, समझना स्टूडेंट, अब ये बची हुई रॉड कितनी रह गई, 2a। ये बची हुई रॉड कितनी रह गई, सोचो, 2a। तो अभी कहानी क्या है कि रॉड यहां आ चुकी है, रॉड यहां आ चुकी है, ये वाला एंड यहां आ चुका है ना, फ्लक्स क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। अब हमें सोचना है कि ये कितना पीछे बचा है, बोलो 2a। कितना पीछे बचा है, a अंदर है और 2a बाहर है। तो अब इस वाले एंड को यहां पहुंचने में और कितना समय लग जाएगा, 2a बाई वी। इस वाले एंड को यहां पहुंचने में और कितना समय लग जाएगा, बोलो 2a बाई वी, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5a बाई वी। फिर स्थिति क्या होगी, ये रॉड का एंड यहां आ गया, और उसके बाद अब वापस से फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू हो गया, और कितना हो जाएगा फाइनली 0। कितने टाइम बाद, 6a बाई वी, क्योंकि a बाई वी और चलना होगा उसको, क्योंकि ये वाला एंड जब यहां आ गया, क्योंकि ये 2a डिस्टेंस चलने के बाद आया, फिर उसको क्यूब से बाहर निकलने में और कितना समय लगेगा, a बाई वी, और उसके बाद फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपको ये समझ में आ रहा है कि फ्लक्स जो हो रहा है वो चार्ज एनक्लोज के हिसाब से वेरी हो रहा है। सोचिएगा, मतलब ये तो मैंने एक आइडिया दिया आपको। अभी कोई बोले इस रॉड का कितना मैक्सिमम फ्लक्स आप एनक्लोज कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर जितनी ज्यादा हो सके उतनी रॉड अंदर अपन पुट कर दे। तो अगर अपन पूरी रॉड अंदर पुट कर दे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि एक क्यूब के डायगोनल की लेंथ भी कितनी होती है, √3 है। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा, जब आप रॉड को पूरे क्यूब के डायगोनल के अलोंग लगा दोगे, यानी लैम्डा इंटू √3a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वही मैक्सिमम चार्ज है जो आप क्यूब के अंदर फंसा सकते हो। और क्योंकि लैम्डा a किसके बराबर है, क्यू बाय 3, तो आप इसको लिख सकते हो क्यू बाय 3 इंटू √3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर क्या हो गया, क्यू बाय √3 एप्सिलॉन नॉट। ये वो मैक्सिमम फ्लक्स है जो आप इसके अंदर एनक्लोज कर सकते हो। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, आज हमने एक शुरुआत की है कि फ्लक्स क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। बस मेरे को एक आइडिया देना था आज आपको। अगली क्लास इसी के कंटिन्यूएशन में होगी। दो मेन बातें हमने सीख ली कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम थोड़ा और फ्लक्स को जानेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, गॉस थ्योरम की बात करेंगे जो हमने अभी करी ली, और उसकी एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। पर वो धीरे धीरे, मुझे लगता है कि आज क्योंकि सब कुछ नया है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ आज की क्लास में एनक्लोज कर लें। ठीक है, आज इतना ही एनक्लोज करते हैं, आज इतना ही समझते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो सारी बातें करेंगे। जब तक आप रिवाइज करते रहिए, जो डीपीपीज हम शेयर कर रहे हैं, जो वर्कशीट्स हम शेयर कर रहे हैं, प्लीज आप उनको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, 11th को जिंदा रखिए, 11th के क्वेश्चंस करते रहिए, और अपने टाइम को यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही रखते हैं। मिलूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।